तो हम सभी जानते हैं कि जब गैमीट का फ्यूज़न होता है, जो मेल है, फीमेल है, अगर ये दोनों गैमीट मिलते हैं तो इनके फ्यूज़न से बनता है जाइगोट और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फर्टिलाइजेशन, तो आपको बता दें कि फर्टिलाइजेशन में सीरीज़ ऑफ इवेंट होते हैं, यानी कि कई घटनाओं का सीरीज़ होता है जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और उसके फ्यूज़न के थ्रू फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। अब बात आती है कि मानव के केस में, यानी कि ह्यूमन के केस में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे अक्सर इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो फीमेल का फैलोपियन ट्यूब है, इसी फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म जाकर ओवा से फ्यूज़ करता है फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्पर्म है ये ट्रेवल कर रहा है यूटेरस से, और यूटेरस से ट्रेवल करते करते ये जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में जाकर ये ओवा से क्या करता है, फ्यूज़ करता है। तो ये ओवरी है और इस ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है, और जब ओवरी से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होकर आता है ओविडक्ट में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो जब ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte है फैलोपियन ट्यूब में आता है और वहाँ पर स्पर्म से फ्यूज़ होता है, और यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन में सीरीज़ ऑफ इवेंट होते हैं, यानी कि कई घटनाओं से मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो सबसे पहला है कैपासिटेशन, दूसरा है कीमोट्रैक्शन, तीसरा है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओवा, चौथा है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओव्यूम मेम्ब्रेन, पांचवा है कॉर्टिकल रिएक्शन, और छठा है सिनगेमी। तो आइए वन बाय वन हम सभी स्टेप के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपासिटेशन की। तो इसमें होता क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म होता है, और ये एक्टिवेशन होता कहाँ है, यूटेरस में। यानी कि जैसे ही स्पर्म फीमेल के यूटेरस में जाता है वहीं पर जाकर कैपासिटेशन होता है, और इसमें लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो कैपासिटेशन के थ्रू होता क्या है कि जो स्पर्म का मूवमेंट था, यानी कि जो स्पर्म धीमे धीमे मूवमेंट कर रहा था, अब उसका जो मूवमेंट है वो फास्ट विप्लेस मूवमेंट हो जाता है। अब इसके बाद होता है कीमो अट्रैक्शन। अब कीमो अट्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अब स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर ये जो स्पर्म है ये ह्यूमन का स्पर्म है, ठीक, और ये ह्यूमन का ओवा है, ठीक है। तो जो स्पर्म है अब वही ओवा तक जाकर पहुंचेगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। अगर समझिए कि अगर यूटेरस में कोई और जाति का स्पर्म हो, यानी किसी और भी स्पर्म हो सकते हैं, वो कभी भी उस ओवा के पास नहीं पहुंचेगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक। तो फीमेल गैमिट के पास फर्टिलाइजिन और मेल गैमिट के पास एंटी फर्टिलाइजिन केमिकल होता है, और यही केमिकल एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल की, तो ये होता है 10 से 17वें दिन। आप सभी जानते हैं कि जो ओव्यूलेशन होता है वो 14th डे पर होता है। जैसा कि जो ओवरी है, ओवरी से जो ओवा रिलीज होता है वो कब होता है, 14वें दिन होता है। तो इस कारण जो 10वें दिन से 17वें दिन के बीच जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगला स्टेप है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओवा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि फीमेल लेयर कौन कौन सी है। तो ये है कोरोना रेडिएटा, जो सबसे बाहर की ओर है। तो ये वाली सेल आप देख सकते हैं, ये है कोरोना रेडिएटा। इसके बाद है जोना पेलुसिडा। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, और इसके बाद है एग की सेल मेम्ब्रेन। तो कहने का मतलब ये है कि जोना पेलुसिडा और जो एग का मेम्ब्रेन है इसके बीच जो स्पेस दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। इसके बाद देखेंगे तो अंदर की ओर आपको फीमेल प्रोन्यूक्लियाई दिखाई देगा जो कि हैप्लॉइड होता है, और इसी फीमेल प्रोन्यूक्लियाई से मेल प्रोन्यूक्लियाई जाकर फ्यूज़ होता है, और यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन वास्तव में है क्या, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो ओवा का न्यूक्लियस है, जब यही दोनों फ्यूज़ करते हैं तो यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन।
तो मेल के न्यूक्लियस को पहुंचने के लिए फीमेल के पास सबसे पहले क्या करना है, कोरोना रेडिएटा को गलाना है। तो इसके लिए स्पर्म के पास कुछ स्पर्म लाइसिन होते हैं और ये हेल्प करते हैं इसको क्रॉस करने में। इसी तरह जोना पेलुसिडा को भी क्रॉस करने के लिए स्पर्म लाइसिन अलग होगा। तो इस तरह से स्पर्म के पास कई सारे स्पर्म लाइसिन होते हैं जिससे कि वो कोरोना रेडिएसा को क्रॉस करते हुए एग के न्यूक्लियस के पास पहुंचता है। तो इस तरह से मैंने बताया कि स्पर्म के पास स्पर्म लाइसिन होते हैं। तो सबसे पहला है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं CPE। तो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करने के लिए ये एंजाइम होता है। इसी तरह जोना पेलुसिडा को भी क्रॉस करने के लिए इसके पास एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं जोना लाइसिन। अब इसके बाद जो मेल का जो स्पर्म का ऊपरी लेयर है एक्रोसोम, उसके पास हाइड्रोलिनेज नामक एंजाइम होता है जो कि एग का जो मेम्ब्रेन है उसको लाइसिस करता है, यानी कि उसको गलाता है। तो जैसे ही स्पर्म बाइंड होता है जोना पेलुसिडा से, उसी तरह सोडियम आयन का जो होता है एक बाड़ लग जाती है और ये क्या कहता है कि जो लेयर है उसको डीपोलराइज कर देता है, जिससे कि जो ढेर सारे स्पर्म है अब वो इंटर न कर पाए, यानी कि जो फीमेल ओवा है उसके अंदर एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाए। इस वजह से वहाँ पर डीपोलराइजेशन होता है और होता है क्या है कि जो ओवा का लेयर है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक, ताकि जो पॉलीस्पर्मराइजेशन है वो प्रोसेस ना हो पाए। या फिर आप कॉमनली ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पॉलीस्पर्मी है उसको रोका जा सके। चलते हैं फोर्थ स्टेप की ओर। फोर्थ स्टेप है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू oocyte मेम्ब्रेन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सेकेंडरी oocyte होता है और सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन करता है ओवम का। तो जैसे ही स्पर्म फ्यूज होता है वैसे ही एग एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एग एक्टिवेशन के लिए जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है यानी कि MPF है वो ऑफ हो जाता है और APF यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ऑन हो जाते हैं। अब जो मियोसिस सेकेंड का प्रोसेस था जो रुका हुआ था, अब वो फर्दर स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte से जाकर फ्यूज़ करता है। तो जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte से फ्यूज़ करता है, इसमें मियोसिस सेकेंड होता है और फॉर्मेशन होता है एक ओवम का और एक सेकेंड पोलर बॉडी का। अब ये जो ओवम है, तो ओवम का जो न्यूक्लियस है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये है ओवम और ये है स्पर्म। तो ये जो ओवम का न्यूक्लियस है और ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर का, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट में जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्लॉयड, क्योंकि हैप्लॉयड और हैप्लॉयड जो हैं ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे डिप्लॉयड जाइगोट का। आइए समझते हैं अगले स्टेप को, जो कि है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है? एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? तो ये जो एग है, एग के अंदर आप देख सकते हैं एक लेयर होती है, ठीक है, और ये जो लेयर है इसी को हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब स्पर्म जो था जो फ्यूज़ किया था जोना पेलुसिडा से, तो वहाँ पर क्या हुआ था? ब्लॉक हो गया था, पॉलीस्पर्मी रुक गया था। अब जब यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये बाहर की ओर आ जाते हैं और बाहर की ओर आकर ये क्या कहते हैं? पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ पर कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है सिनगैमी। अब सिनगैमी क्या होता है? तो जो मेल और फीमेल के न्यूक्लियस है जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। अब सिनगैमी के बाद होता है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो जब सिनगैमी हो जाता है उसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट में क्लीवेज होगा, क्लीवेज से बनेंगे 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज। इसके बाद बनेगा ब्लास्टुला, और जो ब्लास्टुला है जब ये यूटेरस की वॉल पर जाकर चिपकता है उसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो जो ब्लास्टुला है ये यूटेरस की इंडोमेट्रियम वॉल से जाकर चिपकता है और यही कहलाता है इम्प्लांटेशन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो फर्टिलाइजेशन का ये टॉपिक था वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको फर्टिलाइजेशन से जुड़े हुए सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,